Hello students. So today we will start next chapter, that is chapter 5 of your NCERT textbook. The name of the chapter is laws of motion. आपने इस चैप्टर का बेसिक्स जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना, फिजिक्स में क्लास 9th में। अच्छे से जिसने पढ़ा है वो बेसिक्स अपने क्लियर कर लो, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी है इसके बेसिक्स समझना आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए। सो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन पढ़ा है, मोशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बट हमने उसका कॉज नहीं पढ़ा। सो हमने मोशन का कॉज नहीं पढ़ा, दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या है, मोशन तो पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लास्ट 2 चैप्टर्स में, बट उसका कॉज क्या है, क्यों होता है मोशन। सोचिए क्यों होता है मोशन, कब होगा, कोई भी चीज कब मूव करेगी, या कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो कब रुकेगी, जब हम कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है, कॉज ऑफ मोशन है क्या, फोर्स, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। सो टुडे वी विल स्टडी डायनामिक्स ऑफ मोशन। डायनामिक्स पढ़ना है, डायनामिक्स का मतलब यहां हम पढ़ेंगे मोशन का कॉज क्या है। मोशन तो हमने पढ़ लिया, कोई भी चीज मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, प्लेन में, दैट इज मोशन, बट व्हाट कॉजेज द मोशन, दैट इज फोर्स। हम कभी फोर्स लगाते हैं, किसी चीज पे धक्का लगाएंगे तो वो आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, कोई चीज मूव कर रही है उसको हम फोर्स लगाएंगे बाहर से तो वो रुक जाएगी, ठीक। तो मोशन का कॉज क्या है, या मोशन को चेंज करने का कॉज क्या है, फोर्स, ठीक। तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे, व्हाट इज फोर्स। क्लास 9 में आपने पढ़ा है व्हाट इज फोर्स, नॉट F इज इक्वल टू ma। फोर्स होता क्या है, फोर्स बेसिकली क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक तरह की एक्सटर्नल एजेंसी। इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं बॉडी में, बट अभी जो हम फोर्स की बात करेंगे दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लग रहा है। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, या सिंपल अगर इसकी बात करें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स इज एन एजेंसी, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। जो बाहर से फोर्स लगाया एक्सटर्नल, जो बॉडी के अंदर ही फोर्सेस इन दैट आर इंटरनल, ठीक है। सो फोर्स इज अ एजेंसी विच चेंजेस द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ना है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है मोशन बॉडी को, और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सिंपल सी बात, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब जो मोशन किसी भी चीज को, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब ये डस्टर यूं पड़ा है, इसकी स्टेट क्या है, रेस्ट में है, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में है, ये डस्टर मूव कर रहा है, दैट मींस इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो मोशन, किसी भी बॉडी में मोशन लाता है, या उसको रेस्ट पे लाता है, या कोशिश करता है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और चेंजेस द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स, ठीक है ना। कोई भी बाइसिकल जा रही है, हमने उसको एक तरफ से फोर्स लगाया तो वो दूसरी साइड चला जाएगा ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, और फोर्स क्या कर सकता है, चेंज द शेप ऑफ बॉडी, बॉडी की शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई बलून है, बलून को मैं एक फोर्स लगाऊंगा, धीरे धीरे प्रेस कर रहा हूं तो उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि हम एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बलून बर्स्ट हो जाएगा। या फिर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, मैं यहां से भी फोर्स लगा रहा हूं इधर, यहां से भी फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो इसकी क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, स्प्रिंग की चेंज हो जाएगी ना। क्यों चेंज हुई, फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी भी बॉडी की शेप चेंज करता है, या फिर डायरेक्शन चेंज करता है, या शेप मोशन, बॉडी को मोशन में लाता है, या उसको रेस्ट में लेके आता है, ठीक है। कोई बॉडी मूव कर रही है, मैंने बाहर से फोर्स लगाया तो वो रेस्ट पे आ गई, या ये रेस्ट पे है, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये मोशन में गया,
क्लियर। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फोर्स की डायरेक्शन। अब हमने वेक्टर्स पढ़ लिया है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको अब हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना फोर्स के ऊपर एरो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है मतलब ये जितने भी वेक्टर के लॉज थे, हमने लॉज पढ़े, वेक्टर एडिशन का लॉज, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, वो सब फॉलो करता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है। और क्या पढ़ा है फोर्स के बारे में आपने, फोर्स की एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, क्लास 9 में पढ़ा होगा, न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, पढ़ा है आप सबने। ठीक है ना। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। डाइन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट। हमने डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, पढ़ा था ना। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। और भी बात करेंगे फोर्स के बारे में, अभी इतना समझना है। ठीक है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी को मोशन में लाता है, रेस्ट में लाता है, उसकी शेप चेंज करता है या उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर। बेसिकली बॉडी की डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम। डायनेमिक्स पढ़ने का मतलब कि फोर्स लगने पे वो बॉडी कैसे बिहेव करेगी। क्लियर। फोर्स लगने पे वो बॉडी कैसे बिहेव करेगी, दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ दैट बॉडी। सो अब फोर्स की जब हम बात करते हैं, मोशन, लॉज ऑफ मोशन हमारे चैप्टर का भी नाम है, फोर्स की बात करते हैं तो हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 लॉज पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 में पढ़ा आपने, सबने पढ़ा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। सो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, साथ साथ अपने माइंड में उसको रिवाइज करते जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक, जब तक उसको कोई रोके ना। ठीक है। या कोई बॉडी रुकी हुई है वो यूं ही ऐसे रुकी रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए कि वो चले ना। ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, बॉडी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज टू बी इन, एवरी बॉडी continues to be in state of rest और motion। हर बॉडी अपनी स्टेट, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट की स्टेट पे रहेगी, मोशन है तो मोशन की स्टेट पे रहेगी। कब तक, unless and until it is compelled by some एक्सटर्नल फोर्स। सो बॉडी, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी इज कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम अनदर एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहना चाहेगी तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे रहना चाहेगी तो मोशन में रहेगी। ठीक है ना। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। आपके सामने से कोई बाइसिकल पे आ रहा है, ठीक है ना, बाइसिकल पे आ रहा है, अगर आप कुछ नहीं करोगे, जैसे आ रहा है वो वैसे निकलता रहेगा। ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो क्या हो जाएगा, वो मोशन में कहां आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, मोशन से रेस्ट में हो जाएगा। या कोई रेस्ट पे खड़ा है, आपने उसको पीछे से पुश किया तो वो आगे जाएगा। ठीक है ना, आगे जाएगा ना, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से क्या जा रहा है, मोशन की स्टेट में जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर बॉडी जब तक अपनी स्टेट में रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। क्लियर। अब फर्स्ट लॉ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताती है, हर बॉडी की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट लॉ बताता है। क्या बताता है फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सबने पढ़ा होगा क्लास 9th में। व्हाट इज इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इनर्शिया क्या है, यहां पर एक स्टोन पड़ा है, ग्राउंड पे एक स्टोन पड़ा है, कभी अपने आप मूव करेगा ये, कभी नहीं मूव करेगा। ठीक है ना।
कभी मूव तो नहीं करेगा, स्टोन यूं ही रखा है। कब तक? जब तक इसको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो यहां पर हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करना चाहता, यही ना, हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो अपनी स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जो कि फर्स्ट लॉ बताता है। और यही क्या है? इनर्शिया है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it continues to be in its state। जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे, उस बॉडी की क्या है? वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, खुद से ही अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं कर सकती, हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? मैं यहां पर खड़ा हूं, जब तक मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। क्लियर? तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। और वही प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉ ने बताई। फर्स्ट लॉ यही तो बता रहा है ना कि बॉडी जहां पर है वहीं पर ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर? यही बताया। तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जैसे ये स्टोन है, क्लियर, एक इससे बड़ा स्टोन है कोई, ठीक है ना, एक इससे बड़ा स्टोन है, मैंने दोनों को पुश करा, फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, इस पे भी फोर्स लगाया F, यहां इस पे भी फोर्स लगाया F। क्लियर? सेम फोर्स लगाया। किसको मुझे फोर्स लगा के मूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? लार्जर स्टोन पे। लार्जर स्टोन पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका, आप बोलोगे, मास ज्यादा है, वो बड़ा है, उसका मास ज्यादा है, तो इसलिए उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, रेजिस्ट करने की, चेंज स्टेट को चेंज करने की प्रॉपर्टी, रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, वो ज्यादा है। दैट मीन्स जिसका मास ज्यादा है उसमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा है इनर्शिया की। क्लियर? तो आपने ये भी लाइन पढ़ी होगी 9th क्लास में, मास, सॉरी क्या पढ़ा होगा आपने? मास एज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब दैट मीन्स मोर मास मोर इज द इनर्शिया। बहुत इजी चीज है। जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का, उतनी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो जिस स्टेट में है वहीं रहे। ठीक है ना? इनर्शिया वही तो कहता है ना कि इनर्शिया क्या है? एक तरह से बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। तो जितना ज्यादा जिसका मास होगा उतनी ज्यादा ही तो इनर्शिया होगा ना, उतना ज्यादा ही रेजिस्टेंस करेगा। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। क्लियर? अब इनर्शिया 3 टाइप का होता है मेरे पास। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी आपने एग्जांपल पढ़ा होगा क्लास 9 में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस बॉडी पे। क्लियर? अब सिंपल, सबसे पहले इसमें कोई एग्जांपल की बात करें तो सब बोलते हैं वाई वी, जो क्वेश्चन आता है इसमें, वाई वी सडनली फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस, ऐसा आता है वाई वी फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स। जब बस एकदम से स्टार्ट होती है, या बस, या सपोज आप कार में बैठे हैं कहीं भी, एकदम से कार स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जर्क लगता है हमारे को। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सोचो, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों? आपकी बॉडी है, बस के साथ आपकी बॉडी, जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ रेस्ट में है, पूरी बॉडी। ठीक है ना? लोअर बॉडी बस के साथ टच है। अब बस जब आगे मूव करे तो आपकी लोअर बॉडी क्या है? बस के साथ मूव करने लग गई।
जैसे ही बस स्टार्ट हुई लोअर बॉडी, बट अपर बॉडी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट पे रहे। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो बॉडी कैसे होती है, पीछे की तरफ फॉल करती है। क्लियर? सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास ये एक ग्लास है, इसके ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है, कोई कार्डबोर्ड रख दिया और इसके ऊपर कॉइन रख दिया। आपकी एक्टिविटी भी होती थी 9th क्लास में, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर कॉइन रख दिया। मैं उसको कार्डबोर्ड को फ्लिक कर रहा हूं, कार्डबोर्ड पे यहां से फ्लिक कर रहा हूं, उस पर फोर्स लगा रहा हूं कार्डबोर्ड को, ठीक है। तो कॉइन कार्डबोर्ड के साथ जाएगा? नहीं, कॉइन ऐसे के ऐसे नीचे फॉल कर जाएगा। व्हाई? बिकॉज कॉइन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कॉइन तो क्या है, वो कहता है मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहूंगा, मुझ पे तो नहीं फोर्स लगी। क्लियर? तो कॉइन पे हमने कार्डबोर्ड सीधा निकल जाएगा और कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यूं का यूं ग्लास में आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्री होता है, अगर हम ट्री को शेक करें, सपोज ट्री पे फ्रूट लगे हुए हैं, ट्री को शेक्स करें या लीव्स हैं, वो क्या करती हैं, ऐसे कैसे नीचे सीधी सीधी नीचे फॉल हो जाती है। क्यों? शेक करने में, क्योंकि हम ट्री को मोशन में ले आए, बट जो उसमें फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं उनके पास तो क्या प्रॉपर्टी है, वो रेस्ट पे हैं, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, तो वो ऐसे कैसे नीचे फॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बॉडी की प्रॉपर्टी की, अगर वो रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रहना चाहिए तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, सेकेंड क्या है मेरे पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। सो नाउ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? सेम, अगर बस मूव कर रही है, हम बस में खड़े हैं, एकदम से बस में ब्रेक लगी तो कैसे होता है, आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों आगे की तरफ गिरते हैं? जब मैंने बस में ब्रेक लगाई, मेरी लोअर बॉडी जो है बस के साथ रुक गई, वहीं पर रेस्ट में आ गई, बट अपर बॉडी क्या है, वो तो मोशन में ही है, बस चल रही थी, मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, बॉडी आगे फॉल करती है। ठीक है ना, बॉडी क्या करती है, आगे फॉल करती है। लोअर बॉडी एकदम से रेस्ट में आ गई बस के साथ, बट अपर बॉडी क्या है, दैट इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उसके कारण वो हम आगे फॉल करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस सडनली स्टॉप्स, ठीक है, और व्हाई वी फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ मोशन के। ठीक, एक और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, बस मूव कर रही है आगे, ठीक है, किसी ने सडनली बस या ट्रेन मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म पे भी रुकी नहीं है ट्रेन, और किसी ने सडनली जंप करा, तो वो कैसे करते हैं, आगे की तरफ जाता है ना, जंप करता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आप देख सकते हो। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछते हैं 2 मार्क्स में कि व्हाई वी फॉल बैकवर्ड, व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड, तो उसमें स्टार्टिंग में यही लिखना होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, आप कार में बैठे हैं, आपने कार में बैठ के सडनली यूं टर्न लिया, टर्न लेते हैं तो कैसे होता है, आप इस तरफ फॉल करते हैं ना, एकदम से कार में टर्न लिया तो आप जिस तरफ से टर्न लिया उस तरफ फॉल करेंगे। क्यों इस तरफ फॉल क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी बॉडी तो जैसे है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। कार ने एकदम टर्न लिया तो उसी स्टेट में होने के कारण ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एकदम से मुड़ गई तो आप उसके ऑपोजिट साइड, जिस साइड मुड़ी उससे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है ना, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? तो 3 तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ने बोला कि जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी मूव नहीं करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 0। यही बोला फर्स्ट लॉ ने। फर्स्ट लॉ ने यही बोला है ना, जब तक हम भी कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी मूव नहीं करेगी, और मूव कर रही है। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी अगर रेस्ट पे है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 है, मूव नहीं करेगी। और अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे
और अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, ठीक है, और मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, अब मैंने वेक्टर नहीं लगाया, इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है, ये मार्कर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई फोर्स नहीं लगाई, तो वैसे ही मूव करता रहेगा, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस केस में भी जीरो होगा, ठीक, फोर्स नहीं लग रही। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तो जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ते हैं पहले, इसमें अगर मैंने नेम लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, 9th क्लास में पढ़ा आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, हमने 11th क्लास में दो तरह से मोमेंटम पढ़ते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। मतलब जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, बॉडी घूम नहीं रही है, रोटेट नहीं कर रही है, जब रोटेट करेंगे तो हम और किसी डेफिनेशन की बात करेंगे मोमेंटम की टर्म्स में, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है लीनियर मोमेंटम। अब आपको क्लास 9th में डायरेक्ट टीचर ने बताया होगा P इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं हम मोमेंटम है क्या, ठीक। सपोज आपके सामने एक मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिल है, ठीक है, सेम मास की, ma दूसरी भी एक है mb, बट मास दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, मास दोनों का क्या है, सेम है, बट दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी से, ठीक है, दो बाइक्स हैं, दोनों बाइक सेम मास है, सेम ही बाइक है, सेम कंपनी की, सब कुछ सेम है, बट एक बाइक तेज चल रही है, एक धीरे चल रही है। सपोज वो जाके एक वॉल पे टकराते हैं, तो किसको चोट ज्यादा लगेगी, किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बहुत सिंपल, ठीक है ना, मास दोनों का सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उस पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, ठीक। चलिए एक और बात करते हैं, अगर हम वेलोसिटी की बात, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी है, दो व्हीकल है मेरे पास, एक मेरे पास है बाइक, ठीक, और दूसरा मेरे पास है ट्रक, दोनों का अलग अलग मास है, ऑब्वियसली ट्रक का ज्यादा मास है बाइक से, ठीक, दोनों का मास अलग है, सेम वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों चल रही हैं, और आगे एक वॉल पे दोनों जाके टकराया, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ट्रक का इंपैक्ट ज्यादा होगा ना, दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट मास किसका ज्यादा है, ट्रक का ज्यादा है, तो ट्रक का ज्यादा इंपैक्ट होगा। मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, जिससे जो मैं बोल रहा हूं इंपैक्ट ज्यादा होगा। इंपैक्ट का मतलब एक नई डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब एक क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है, मास कम है वेलोसिटी ज्यादा है तो भी कुछ मोमेंटम है, ठीक है ना, मास सपोज 3 है, वेलोसिटी 2 है, तो मोमेंटम कितना है, 6 है। मास कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, तो भी मोमेंटम 6 है। मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर, अभी हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे, लीनियरली बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास क्या है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर, मैंने वेक्टर की प्रॉपर्टीज में बताया था ना आपको, एक वेक्टर सपोज यहाँ कोई स्केलर है लैम्डा, उसके साथ एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो एक नया वेक्टर देता है। क्लियर, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। मास की क्या होती है, केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, सो मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अगर आपको बोले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का, तो क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन लिखता हूं, चलो, मास m1, वेलोसिटी L1 t -1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला।
जितनी भी हम क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं सबका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। जितनी भी आगे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक। इसके बारे में 2-3 ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, वो बताता हूं मैं आपको। कोई बोले ग्राफ बनाओ P और M के बीच में, P और M के बीच में ग्राफ बनाओ जब V कांस्टेंट हो, V कांस्टेंट हो तो P और M के बीच में ग्राफ बनाओ। जब V कांस्टेंट है तो क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा। जब V कांस्टेंट है, सपोज ये कांस्टेंट है, तो इक्वल टू का टाइम हटा के इक्वल टू का साइन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। सो P और M के बीच में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा, ठीक। P और V के में ग्राफ बनाओ जब M कांस्टेंट है, P और V में जब M कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतना ज्यादा मोमेंटम है, स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। V और M के बीच में ग्राफ बनाना है, सपोज V और M के बीच में जितना मास ज्यादा है उतनी वेलोसिटी कम होती रहेगी, ठीक है ना। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो M और V के बीच में ग्राफ बनाओ। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो M और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, मोमेंटम कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है तो M और V कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। MV क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तभी तो ये आएगा MV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P जब कांस्टेंट है तो V और M के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, क्लियर। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये किसके बीच में ग्राफ है, और बहुत आगे जाके धीरे धीरे क्या होती रहेगी, जीरो की तरफ प्रोपोगेट करेगी। सो PM, PV और VM के बीच में हमने ग्राफ बना लिया, बहुत सिंपल। तो हमने मोमेंटम पढ़ लिया। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो डिपेंड किस पे करेगा, फोर्स पे। ऑब्वियसली ये 2 मार्कर हैं, मैंने इस वाले पे फोर्स लगाई थोड़ी सी और इस पे ज्यादा फोर्स लगाई तो ये ज्यादा आगे जाएगा ना। सपोज दोनों का सेम मास है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं इस पे फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, ज्यादा जल्दी स्पीड लेगा, ठीक है ना। दोनों सेम मास के हैं, एक पे फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं एक पे कम, तो ज्यादा फोर्स वाला जल्दी स्पीड लेगा, जल्दी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन उसकी ज्यादा होगी, क्लियर। तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेम मास है, तो मतलब मोमेंटम चेंज जल्दी होगा उसका। मोमेंटम चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है अगर फोर्स है, फर्स्ट लॉ ने बोला था अगर फोर्स नहीं है तो जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बोला अगर फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। बहुत क्लियर, मोमेंटम होता ही यही है, M इंटू V। फोर्स लगाया, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, उतना ज्यादा, ठीक है। सो सेकंड लॉ ने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर मैं यहां पर P की वैल्यू पुट करूं M इंटू V, अगर मैं ये वेक्टर में लगाऊंगा तो ये ऐसे होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करूं d/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ P। अब मास तो क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, मास तो वेरी नहीं कर रहा ना, मास हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। मास तो नहीं वेरी करेगा, अगर बाइसिकल है तो बाइसिकल ही रहेगी, तो मास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेंगे, डिफरेंशिएशन के लिए मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बार डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैटर नहीं करती, उसको बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन अंदर किसका रह जाएगा, dv/dt। और हमने dv/dt क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन, यही पढ़ा था। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है हमारे पास k, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली होती है 1, जो k की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है दैट इज 1। तभी आपने क्लास 9 में डायरेक्ट पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू M में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सेकंड लॉ क्या बताता है,
सेकेंड लॉ बताता है अगर फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर। मोमेंटम, सेकेंड लॉ क्या बताता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम में मैंने एमवी पुट किया तो यहां से क्या निकल के आया मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है के, और उसके एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या होती है 1, तो F इज इक्वल टू ma। क्लियर। सेकेंड लॉ क्या बताता है, ये और इससे निकल के आया F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या आया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर। फोर्स की हमने यूनिट पढ़ ली, फोर्स की क्या यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। ठीक है ना। 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स, अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, फोर्स 1 न्यूटन कब होगी, जब 1 kg बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगी, तो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन। किसी भी क्वांटिटी में फिजिक्स में हमने 1 न्यूटन निकालना है फोर्स, तो मास 1 kg और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक, तो व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg carries an acceleration of 1 meter per second on applying force of 1 newton, then the force is said to be 1 newton। फोर्स क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। क्लियर। तो सेकेंड लॉ क्या बताता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और एक और बात, फोर्स अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं अगर 3 डायमेंशन की बात करें, तीनों कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं ना, fxi प्लस fyj प्लस fz की फोर्स। अब तो क्लियर है, वेक्टर हमने पढ़ लिया है, फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, मतलब फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, x कंपोनेंट। फोर्स का y कंपोनेंट क्या होगा, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। फोर्स का z कंपोनेंट क्या होगा, मास तो देखो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक्सीलरेशन है, और यहाँ फोर्स है। ठीक है। तो फोर्स एक तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है। फोर्स क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मास कम है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो हमने कहां तक बात करी आज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करी। ठीक है। इसके बाद हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है आपको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी शायद आपको लॉ लगेगा ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पढ़ा है ना, एक्शन रिएक्शन इक्वल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबने पढ़ा होगा, मतलब ये अगर कोई ब्लॉक है, जितना मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा उतना ही ये ब्लॉक मुझ पे फोर्स लगाएगा। यही होता है थर्ड लॉ, यही पढ़ा था, एवरी बॉडी हैज एन इक्वल एंड एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पढ़ा था ना। ये जितना मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा उतना ही ये मुझ पे फोर्स लगाएगा। क्लास 9 में क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, इफ दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट व्हाई दे डू नॉट कैंसल ईच अदर। ये दोनों कैंसल क्यों नहीं करती अपने आप को, क्यों नहीं करती, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दो डिफरेंट बॉडी पे ये फोर्स एक्ट करती हैं। मैंने बोला मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट उतना ही मुझ पे वापस फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ब्लॉक, और एक ऑब्जेक्ट क्या हूं मैं, हूं, मेरे पे फोर्स लगा है, तो दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहा है ना। ठीक है। एक बॉडी पे अगर ये एक बॉडी है, इस पे जितना यहाँ फोर्स लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है इस बॉडी पे, तो मैं बोलूंगा ये इक्वल और अपोजिट फोर्स है, एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो बॉडी वहीं रहेगी। ठीक। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये वापस मुझ पे फोर्स लगा रहा है, तो दो अलग अलग बॉडीज होगी ना, एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, तो वो कैंसिल कैसे हो सकती है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई these forces cannot cancel each other because they act on two different bodies, क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं। ऐसे भी
एग्जाम्पल होता है, सपोज ये बॉल है ए और बी, फोर्स बी पे फोर्स लगी ए की वजह से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से बी पे फोर्स लगाया, और बी ने ए पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जितना ए ने बी पे फोर्स लगाया उससे ऑपोजिट बी ने ए पे फोर्स लगाया, ठीक है ना, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके ऊपर जो कंसेप्चुअल चीज हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी आपको इतना पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर एबल टू वॉक, हम वॉक कैसे करते हैं, जब हम अपना सपोज ये फ्लोर है, पैर से हम आगे वॉक कर रहे हैं तो पैर से पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड भी हमें आगे की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो ग्राउंड हमें आगे की तरफ फोर्स लगाता है इसको फिर हम फर्दर दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, क्लियर। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये मेरे वेट के साथ, जो वेट होता है नीचे वेट लगता है ना mg, मास क्या है m, वेट क्या है mg, ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ कैंसिल हो जाता है, और ये जो फॉरवर्ड कंपोनेंट है ये मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अब ये कंपोनेंट कौन सा है बाद में बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आपने इतना पढ़ना है, इनके सबके एग्जांपल्स करने, क्लियर। So this is all about today. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.